गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल अपन ने बात कर ली थी बेटा C3 साइकिल की। C3 साइकिल में अपन ने बोला था कि C3 साइकिल के दौरान यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में C3 और C4 प्लांट दोनों प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। उन प्लांट में C3 प्लांट जो होते हैं वो सामान्यतः सभी पादपों में C3 साइकिल संपन्न होता है और इस C3 साइकिल में जो वायुमंडलीय CO2 को ग्रहण करने वाला जो प्रथम जो उत्पाद होता है और इसके द्वारा बनने वाला जो प्रथम स्थायी यौगिक रहता है वो प्रथम स्थायी यौगिक फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। जबकि कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बाद में ये बताया कि जो वायुमंडलीय CO2 को ग्रहण करने के बाद बनने वाला जो प्रथम स्थायी यौगिक होता है वो 3 कार्बन युक्त न होकर के 4 कार्बन युक्त रहता है, जिसको अपन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो रहता है 4 कार्बन युक्त रहता है, इस वजह से इस साइकिल को C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे C4 साइकिल, जो कि H. स्लेक नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इस C4 साइकिल के बारे में ये बताया गया कि C4 साइकिल के दौरान जो प्रथम स्थायी यौगिक जो रहता है CO2 ग्राही और उसके बाद बनने वाला जो प्रथम स्थायी यौगिक रहेगा वो 4 कार्बन युक्त ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। और ये C4 साइकिल जिन प्लांट्स में पाया जाता है उन प्लांट्स को अपन C4 प्लांट के नाम से जानते हैं। और इन C4 प्लांट्स में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। इस क्रेंज एनाटोमी की बात अपन ने कल कर ली थी कि क्रेंज एनाटोमी या जो क्रेंज शारीरिकी होती है ये क्रेंज शारीरिकी ग्रेमिनी कुल के पादपों में और सामान्यतः उष्णकटिबंधीय पादपों में पाई जाती है। इस क्रेंज एनाटोमी के अंतर्गत पादपों की जो पत्तियां होती है उन पत्तियों में 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं जो होती है ये 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं एक तो मेसोफिल कोशिका और एक बंडलशीत कोशिका होती है। मेसोफिल कोशिकाएं और बंडलशीत कोशिकाओं दोनों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसीलिए हम आज C4 साइकिल का अध्ययन करेंगे। C4 साइकिल का जो खोज करी थी बेटा सर्वप्रथम गन्ने के पादप के अंदर C4 साइकिल की खोज की गई थी और C4 साइकिल को सर्वप्रथम कोर्टचोक नामक वैज्ञानिक ने देखा था और बाद में H. स्लेक नामक साइंटिस्ट ने C4 साइकिल के रूप में इसकी खोज करी थी। H. स्लेक नामक साइंटिस्ट ने बताया कि जो इसमें प्रथम स्थायी यौगिक रहता है वो 4 कार्बन युक्त रहता है, जिसका नाम होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की बात करें बेटा तो इसका निर्माण कैसे होता है कि सर्वप्रथम कि ये जो C4 साइकिल की जो क्रिया होती है C4 साइकिल की क्रिया एक तो मेसोफिल कोशिकाओं में और एक बंडलशीत कोशिकाओं में संपन्न होती है। मेसोफिल कोशिका और जो बंडलशीत कोशिकाएं होती है इन दोनों में C4 साइकिल की क्रिया संपन्न होगी। तो 2 प्रकार के अपन यहाँ पे बात करेंगे। ऊपर वाला जो चक्र है इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है अपन ने। एक तो है मेसोफिल सेल्स और नीचे वाला साइकिल जो होता है ये संपन्न होता है बंडलशीत सेल्स। इन 2 प्रकार के चरणों में या 2 भागों में अपन इसका अध्ययन करेंगे। इस दौरान इन्होंने बताया कि वायुमंडलीय जो CO2 रहती है ये वायुमंडलीय CO2 इस वायुमंडलीय CO2 को ग्रहण करने वाला जो प्रथम यौगिक रहता है वो क्या रहता है ना फास्फोइनोल पाइरुवेट रहता है। PEP यानी कि फोस्फोइनोल पाइरुवेट। ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट जो रहता है ये वायुमंडलीय CO2 को सबसे पहले ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद में फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम में, जिसको अपन पेप्को एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, पेप्को एंजाइम इस नाम से इसको जाना जाता है। तो फास्फोइनोल पाइरुवेट जो रहता है ये फास्फोइनोल पाइरुवेट फास्फोइनोल कार्बोक्सिलेज या पेप्को एंजाइम की उपस्थिति में 4 कार्बन युक्त ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। ये ऑक्सैलो एसिटिक जो रहता है इसमें 4 कार्बन रहते हैं जो कि इस चक्र का प्रथम स्थायी यौगिक रहता है। इसी वजह से इस साइकिल को अपन C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। अब आगे क्या होता है कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो रहता है ये इन्हीं मेसोफिल कोशिकाओं में ही क्या करता है NADPH2 से NADP का निर्माण करता है और डिहाइड्रोजनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन युक्त रहता है डिहाइड्रोजनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में मेलेट का निर्माण कर देता है। और ये जो मेलेट रहता है जैसे ही इस मेलेट का निर्माण होता है ये मेलेट बंडलशीत जो कि सेकेंड प्रकाश संश्लेषी कोशिका होती है इस बंडलशीत कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये नीचे वाला पूरा भाग बंडलशीत कोशिका का, ऊपर वाला पूरा भाग मेसोफिल कोशिका का।
तो ये जो मेलेट रहता है बनने के बाद में बंडल शीट कोशिका में प्रवेश करता है और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में NADP से वापस से NADPH2 का निर्माण कर लेता है। और इस दौरान जो CO2 रहती है वो CO2 भी यहाँ से क्या होती है बेटा, CO2 भी यहाँ से मुक्त होती है। और ये जो CO2 रहती है जैसे ये CO2 यहाँ से मुक्त होती है, इस CO2 को RUDP ग्रहण कर लेता है। RUDP राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट जो रहता है वो इस RUDP को ग्रहण कर लेता है। और ये जो RUDP जो रहता है बेटा, ये केल्विन साइकिल संपन्न करता है। कौन सा साइकिल? ये केल्विन साइकिल को संपन्न करता है। और जैसे इसमें केल्विन साइकिल संपन्न होता है तो केल्विन साइकिल के दौरान हेक्सोस शुगर का यानी हेक्सोस शर्करा का निर्माण होता है। और इस दौरान जो रहता है जो मेलेट है, ये मेलेट क्या करता है बेटा, पाइरुवेट एसिड का निर्माण कर लेता है। और ये जो पाइरुवेट एसिड जो रहता है, ये पाइरुवेट एसिड फास्फोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी से एडीपी का निर्माण करता है तथा फॉस्फोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः फास्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण कर लेता है। तो जैसे ही इसमें पुनः पाइरुवेट से फास्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण होता है तो वापस से ये चक्र संपन्न होता रहता है। यानी कि वायुमंडलीय CO2 को ग्रहण करने के बाद पेप्को एंजाइम सक्रिय होता है। पेप्को एंजाइम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन युक्त रहता है उसका निर्माण करता है। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलेट का निर्माण होता है। और जो मेलेट जो रहता है ये CO2 को मुक्त करता है। ये जो CO2 रहता है वो RUDP के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। RUDP केल्विन साइकिल संपन्न करता है और ये जो शुगर का निर्माण करेगा, वापस से पाइरुवेट का निर्माण होगा और पाइरुवेट से वापस से फास्फोइनोल पाइरुवेट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये जो C4 साइकिल रहता है वो C4 साइकिल 2 चक्रों में संपन्न होगा। एक तो जो होगा वो मेसोफिल कोशिकाओं में और दूसरा होगा बंडाक्षेत्र कोशिकाओं में। यानी कि 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाएगी जो इस C4 साइकिल को संपन्न करेगी। ठीक है, बाकी अगला जो साइकिल आएगा CAM साइकिल, जिसको क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल के नाम से अपन जानते हैं, उसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।